हेलो एवरीवन, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की अगर हम बात करें तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, होम्यो एंड स्टेसिस। होम्यो मीन्स होता है लाइक एंड स्टेसिस मीन्स स्टैंडिंग स्टिल। स्टैंडिंग स्टिल तो ये पूरा हमने मिलाया तो क्या होगा, लाइक स्टैंडिंग स्टिल। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन की बात करें तो ये होता है मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। सो स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? इंटरनल एनवायरनमेंट से मतलब है कि आउटसाइड द बॉडी तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया, इनसाइड द बॉडी जो भी ऑर्गन्स जो भी फ्लूइड्स है वो इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया। ये टर्म जो है होम्योस्टेसिस की, ये वर्ड या ये टर्म दिया था हमें वॉल्टर बी कैनन ने। ओके, ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये टर्म दी थी होम्योस्टेसिस की। अब एक टर्म होती है मिलियू इंटीरियर की, मिलियू इंटीरियर। ये कॉन्सेप्ट दिया था, एक साइंटिस्ट हुए थे, उनका नाम था काउट बर्नार्ड, उन्होंने ये टर्म दी थी। इसका मतलब क्या होता है? मिलियू इंटीरियर का मीनिंग होता है इंटरनल एनवायरनमेंट। अभी हमने होम्योस्टेसिस में देखा था इंटरनल एनवायरनमेंट, तो मिलियू इंटीरियर मीन्स होता है इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। ओके, एनवायरनमेंट, तो ये हो गया मिलियू इंटीरियर। सो मिलियू इंटीरियर, इंटरनल एनवायरनमेंट का अगर हम बात करें तो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आती है, बट मेनली जो इसके अंदर आता है वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF मीन्स सेल के आउटसाइड द सेल जो फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, इनसाइड द सेल इज इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो मेनली इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर देखते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है कंसिस्टेंसी में फ्लो करता रहता है बॉडी के अंदर, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है ब्लड हो गया हमारा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया, फ्लूइड बिटवीन द सेल्स, वो भी हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ही होता है। ओके, तो इसके अंदर इसी को हम बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट का अगर हम बात करें तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बारे में ही हम बात करते हैं। ओके, अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ होम्योस्टेसिस की बात करें तो उसको हम समझने के लिए फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। ओके, फ्लो चार्ट के तो इसमें क्या होता है, अगर कोई स्ट्रेस आया, स्ट्रेस या स्टिमुलाई, कोई स्टिमुलस लगा तो वो क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो सेट पॉइंट है उसको डिस्टर्ब करेगा बॉडी के अंदर। फिर वो क्या करेगा? चेंज इन वेरिएबल करवाएगा। चेंज इन वेरिएबल, चेंज इन वेरिएबल्स का मतलब सेट पॉइंट जो नॉर्मल रेंज उस चीज़ के लिए रखी गई है उसको चेंज कर देगा। फिर इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा? फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो एक्टिव हो जाएगा। फीडबैक, एक्टिवेशन ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, ये हो गया। तो अब क्या होगा? रिस्पॉन्स जनरेट होगा। रिस्पॉन्स कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं? अगर जो वेरिएबल है वो इंक्रीज हो गया तो डिक्रीज करने वाले, तो कौन से हो जाएंगे? इनहिबिशन वाले। और स्टिमुलेटरी, अगर वेरिएबल जो है वो कम हो गया, उसका लेवल नॉर्मल सेट पॉइंट से कम हो गया, तो वो स्टिमुलेटरी टाइप के रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। और फिर क्या होगा? बॉडी जो है वो नॉर्मल होम्योस्टेसिस की कंडीशन में आ जाएगी। ओके, और अगर जो रिस्पॉन्स करने में फेल हो गई बॉडी तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? फेलियर टू रेगुलेट द होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म, तो उस कंडीशन के अंदर हो जाएगा डिसफंक्शन। डिसफंक्शन या कोई डिजीज की कंडीशन में जो है होम्योस्टेटिक जो मैकेनिज्म है वो डिसफंक्शन हो जाता है, उसका इनहिबिशन हो जाता है। पर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन की अगर हम बात करें तो होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म के थ्रू ही कंट्रोल होता है। बट अगर होम्योस्टेसिस
मैकेनिज्म का जो रिस्पॉन्स है वो फेल हो गया तो उस कंडीशन के अंदर ये पैथोलॉजिकल होती है। होम्योस्टेसिस नॉर्मल कंडीशन के अंदर होता है। जैसे अभी हम लोग, मेरे अंदर भी होम्योस्टेसिस के कई टाइप के फंक्शंस चल रहे हैं, कई फीडबैक मैकेनिज्म चल रहे हैं, इसी तरीके से वो सबके अंदर चलता रहता है। बट अगर डिसफंक्शन हो गया, होम्योस्टेसिस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे बॉडी, तो क्या होगा, कोई डिजीज हो जाएगी, बीमार हो जाएंगे, फिर हम यहाँ नहीं बैठ पाएंगे। नॉर्मल लोगों के अंदर क्या हो रहा है, होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म चलता रहता है। इसको अभी हम इसके फीडबैक मैकेनिज्म का बात करेंगे तो इजीली हमें ये समझ आ जाएगा। कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, कंपोनेंट के फर्स्ट है, अगर नॉर्मल रेंज है, ये नॉर्मल रेंज है। अब इसके अंदर कोई डेरिवेशन आ गया, डेरिवेशन आ गया तो वो किसके थ्रू सेंस होगा, सेंसर्स के थ्रू। बॉडी के अंदर कौन कौन से टाइप के सेंसर्स होते हैं, इन सेंसर्स को बोला क्या जाता है, बेसिकली ये होते हैं रिसेप्टर्स, जो कि सेंस कर लेते हैं किसी भी चेंज जो होता है हमारी बॉडी के अंदर या किसी सेल के अंदर, उनको ये सेंस कर लेते हैं और सिग्नल्स भेजते हैं। कहाँ पे भेजते हैं, कंट्रोल सिस्टम को। कंट्रोल सिस्टम कौन सा होता है बॉडी का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये क्या करेंगे, अब कमांड देंगे कि इस तरीके का मैकेनिज्म हुआ है, इसको आप सही कर लो। ओके, फिर कमांड देके ये क्या करेंगे, रिस्पॉन्स या उसको जो उसके अंदर चेंजेस हुए उनको करेक्ट करेंगे, करेक्शन करेंगे, और फिर फर्दर वो जाके नॉर्मल अपने सेट पॉइंट पे वापस आ जाएंगे। ये होता है इंफॉर्मेशन और ये हो गया कमांड। ओके, और ये यहाँ पे इफेक्टर ऑर्गन के वहाँ पे जाके कमांड देंगे और इफेक्टर ऑर्गन क्या करवाएगा, करेक्शन करवाएगा और नॉर्मल रेंज में वापस ले आएगा कोई भी वेरिएबल या चेंजेस बॉडी के अंदर हुए तो। होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म जो है वो दो फीडबैक मैकेनिज्म की हेल्प से रेगुलेट होता है। फर्स्ट जो है वो होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म या सिस्टम बोल सकते हैं इसको। ये फर्स्ट फीडबैक मैकेनिज्म है होम्योस्टेसिस रेगुलेशन का। इसके अंदर क्या होता है, अगर कोई वेरिएबल है या कोई डिस्टरबेंस हो गया बॉडी के नॉर्मल सेट पॉइंट पे, फिजियोलॉजिकल सेट पॉइंट पे, तो क्या होगा, अगर वो ज़्यादा हो गया तो उसको कोई मैकेनिज्म के थ्रू उसको नॉर्मल रेंज में ले आएंगे। अगर वो नॉर्मल रेंज से कम हो गया तो उसको इंक्रीज करके वापस नॉर्मल रेंज पे ले आएंगे। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, इजीली हम उसको समझ पाएंगे। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है, सपोज ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है, अगर ये इंक्रीज हो गया, नॉर्मल रेंज से इंक्रीज हो गया, तो क्या उसका क्या बनेंगे, हाई हो गया। किस कंडीशन में होता है, डायबिटीज में। डायबिटीज में ये हाई हो गया, तो अब इस कंडीशन में इसको डिक्रीज करने के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, इंसुलिन। ये बॉडी का कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, जो कि हाई हो गया तो अब इसको डिक्रीज करवाएगा, किसके थ्रू, इंसुलिन के थ्रू। ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होगा और वापस आ जाएगा अपने नॉर्मल रेंज में। और अगर डिक्रीज हो गया ब्लड ग्लूकोज लेवल, किस कंडीशन में होगा, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में, ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो गया, तो उसमें कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ग्लूकागोन। ग्लूकागोन रिलीज होगा और वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करवाएगा और सेट टू द नॉर्मल पॉइंट ले आएगा। सो ये एग्जाम्पल है कि अगर नॉर्मल रेंज से कोई भी नॉर्मल रेंज से किसी भी वेरिएबल का नॉर्मल रेंज से हाई हो गया तो क्या होगा, डिक्रीज होके वो वापस नॉर्मल में आ जाएगा। अगर डिक्रीज हो गया तो वो इंक्रीज होके वापस नॉर्मल में आ जाएगा। मतलब कुल मिला के इसको नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो कंडीशन है उसको मेंटेन करके रखता है ये होम्योस्टेसिस का जो मैकेनिज्म है। इसके अदर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अदर एग्जाम्पल में कौन कौन से हो सकते हैं अगर हम देखें तो, ये तो हो गया हमारा ब्लड ग्लूकोज वाला, तो 1 तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल। सेकंड जो है वो आ जाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बहुत सारे एग्जाम्पल है। नॉर्मल जो भी मैकेनिज्म होते हैं बॉडी के अंदर ज़्यादातर वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के ही एग्जाम्पल्स हैं। सेकंड हो गया हमारा
ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ये भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जांपल है। 120 to 80 mmHg जो ब्लड प्रेशर रहता है वो रेगुलेट होता है बहुत सारी न्यूरल एंड ह्यूमरल मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, उसका डिटेल हम रेगुलेशन ऑफ बीपी में आगे पढ़ेंगे। और फिर थर्ड जो है वो होता है टेम्परेचर का अगर हम बात करें, टेम्परेचर में भी सेम वही नॉर्मल रेंज कितनी होती है, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 37 से ऊपर हुआ तो क्या हो जाएगा, हाइपरथर्मिया या फीवर की कंडीशन में इंक्रीज होता है। अगर इसको सपोज हम इस तरीके से देख सकते हैं, अगर हम किसी डेजर्ट में या किसी गर्म वाली जगह चले गए तो वहाँ क्या होता है, उसको कंपनसेट करने के लिए, नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए बॉडी क्या क्या रिस्पॉन्स देती है उस टाइम में। फर्स्ट तो बॉडी जो है वो क्या करेगी, वो इसके अंदर क्या होगा, वेजो डायलेशन हो जाएगा। वेजो डायलेशन होगा तो क्या होगा, हीट लॉस को इंक्रीज करेगा, हीट लॉस इंक्रीज इन हीट लॉस बाय द हेल्प ऑफ वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन होगा तो क्या होगा, स्वेटिंग होगी। स्वेटिंग एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो स्वेटिंग के थ्रू वो कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, तो उस वजह से हमें कूल फील होता है। कई बार जब स्वेटिंग होती है तो ठंडा ठंडा महसूस होता है, तो इसीलिए ये हाइपोथर्मिया की कंडीशन में वापस नॉर्मल रेंज में ले आएगा हीट लॉस करके। और अगर टेम्परेचर जो है नॉर्मल से डिक्रीज हो गया, हाइपोथर्मिया, ये था हाइपरथर्मिया, ये हाइपोथर्मिया। अगर हम किसी कोल्ड वाले इलाके में गए तो क्या होगा, वहाँ पे हीट लॉस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा और शिवरिंग होगी, और क्या होगा, गूज बम्स आ जाते हैं। उस वजह से ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म होते हैं जो कि नॉर्मल टेम्परेचर में मेंटेन करके रखते हैं बॉडी को। ऐसा तो नहीं होता कि हम कोल्ड वाले किसी बर्फीली जगह चले गए तो वहाँ का जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है वो इंटरनल टेम्परेचर हमारा बराबर होगा, ऐसा नहीं होता। नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री है, वो हमेशा मेंटेन होके रखता है, चाहे हम कहीं पे भी गर्म जगह चले जाएं या ठंडी जगह चले जाएं। ये होता है किसके थ्रू मेंटेन होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है,